मरियम तब 5 साल की थी जब सबसे पहले उसने हरामी शब्द सुना था। यह गुरुवार को हुआ था। जरूर हुआ होगा, क्योंकि मरियम को याद था कि उस दिन वह बेचैन और व्यस्त थी, ठीक वैसे ही जैसे वह सिर्फ गुरुवार को होती थी। जिस दिन जलील उससे मिलने कोलबा आया था, उस पल तक समय बिताने के लिए वह जब आखिरकार उसे देख पाएगी। खुले मैदान में घुटनों तक ऊंची घास को पार करके और हाथ हिलाते हुए मरियम एक कुर्सी पर चढ़ गई और अपनी माँ का चीनी चाय का सेट नीचे उतार लिया। यह चाय का सेट मरियम की माँ नाना के पास अपनी माँ की एकमात्र निशानी थी, जिसकी मृत्यु नाना के 2 साल पहले की उम्र में ही हो गई थी। नाना नीले और सफेद चीनी मिट्टी के हर टुकड़े, बर्तन की टोटी के सुंदर मोड़ पर हाथ से रंगे हुए फिंच और गुलदावरी और चीनी के कटोरे पर बने ड्रैगन जो बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए थे, को संजोकर रखती थी। यह आखिरी टुकड़ा जो मरियम की उंगलियों से फिसल कर कोलबा की लकड़ियों के फर्श पर गिर गया और टूट गया। नाना ने कटोरा देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया और ऊपरी होठ कांप उठा और उसकी आंखें आलसी और भली दोनों ही मरियम पर बिना पलक झपकाए एकाएक टिक गईं। नाना इतनी पागल लग रही थी कि मरियम को डर लग रहा था कि जिन्न फिर से उसकी माँ के शरीर में घुस जाएंगे, लेकिन जिन्न नहीं आए, उस बार नहीं। इसके बजाय नाना ने मरियम की कलाई पकड़ी और उसके पास खींचा और दांत पीसते हुए कहा, तुम एक अनाड़ी हरामी हो। यह मेरे लिए हर उस चीज का इनाम है जो मैंने झेली है, एक विरासत तोड़ने वाली अनाड़ी हरामी। उस समय मरियम को समझ नहीं आया, उसे नहीं पता था कि इस शब्द हरामी का क्या मतलब है। न ही वह इतनी बड़ी हुई थी कि इस अन्याय को समझ पाती, यह समझ पाती कि दोषी हरामी बनाने वाले हैं, हरामी नहीं, जिसका एकमात्र पाप जन्म लेना है। नाना के शब्द कहने के तरीके से मरियम ने अनुमान लगाया कि हरामी होना एक बदसूरत, घिनौनी बात है, एक कीड़े की तरह, उन भागते हुए तिलचट्टों की तरह जिन्हें नाना हमेशा कोसते हुए और कोलबा से बाहर झाड़ते रहते थे। बाद में जब वह बड़ी हुई तो मरियम को समझ में आया, नारनिया जिस तरह शब्द बोलता था उसे कहने से ज्यादा उसे थूकने से मरियम ने इसका पूरा दर्द महसूस किया। तब उसे नाना का मतलब समझ आया कि हरामी एक अवांछित चीज है, कि वह मरियम एक नाजायज साथी है जिसका दूसरों के पास मौजूद चीजों पर, जैसे प्यार, परिवार, घर, स्वीकृति, कभी भी जायज हक नहीं होगा। जलील ने मरियम को कभी इस नाम से नहीं पुकारा। जलील कहता था कि वह उसकी नन्ही सी फूल है। उसे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाना बहुत पसंद था, जैसे कि जब उसे बताया हेरात वह शहर जहां मरियम का जन्म हुआ था। 1959 में कभी फारसी संस्कृति का उद्गम स्थल था, लेखकों, चित्रकारों, सूफियों का घर हुआ करता था। जलील ने अपनी रानी गौहर साद की कहानी सुनाई, जिन्होंने हेरात के प्रति अपने प्रेम पूर्ण सम्मान के रूप में प्रसिद्ध मीनारें बनवाई थी। 15वीं सदी में उसने उस हेरात के हरे भरे गेहूं के खेतों के बागों के रसीलों अंगूरों से लदी बेलों, शहर के भीड़ भाड़ वाले गुंबदाकार बाजारों का वर्णन किया। वहाँ एक पिस्ता का पेड़ है, जलील ने एक दिन कहा, और उसके नीचे मरियम, कोई और नहीं, एक महान कवि जामी दफन है। वह झुककर फुसफुसाया, जामी 500 साल से भी पहले रहते थे। वह थे, मैं तुम्हें एक बार वहाँ उस पेड़ के पास ले गया था। तुम छोटी थी, तुम्हें याद नहीं होगा। यह सच था, मरियम को याद नहीं था, और हालांकि वह अपने जीवन के पहले 15 साल हेरात से पैदल दूरी पर ही बिताएगी, मरियम के इस ऐतिहासिक पेड़ को कभी नहीं देख पाएगी। वह कभी प्रसिद्ध मीनारों को करीब से नहीं देख पाएगी, और वह कभी हेरात के बागों से फल नहीं तोड़ पाएगी या उसके गेहूं के खेतों में नहीं घूम पाएगी। लेकिन जब भी जलील इन तरह की बातें करता, मरियम मंत्रमुग्ध होकर सुनती। वह जलील के विशाल और सांसारिक ज्ञान की प्रशंसा करती। वह गर्व से कांप उठती कि उसके पिता को ऐसी बातें पता थी। कितना झूठ! जलील के जाने के बाद नाना बोली, अमीर आदमी झूठ बोल रहा है। वह तुम्हें कभी किसी पेड़ के पास नहीं ले गया, और उसे अपने बहकावे में मत आने देना। उसने हमें, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया। उसने हमें बाहर निकाल दिया। उसने हमें अपने बड़े से आलीशान घर से ऐसे निकाल दिया जैसे हम उसके लिए कुछ नहीं थे। उसने यह खुशी खुशी किया। मरियम पूरी बात लगन से सुनती। उसने कभी यह नाना को कहने की हिम्मत नहीं की कि उसे जलील के बारे में इस तरह की बातें कितनी नापसंद थी। यह तो सच था कि जलील के आसपास मरियम को बिल्कुल भी हरामी जैसा महसूस नहीं होता था। हर गुरुवार 1 या 2 घंटे के लिए जब जलील उससे मिलने आता, मुस्कुराहटों, उपहारों और स्नेह के साथ, मरियम को लगता कि वह जीवन की सारी सुंदरता और उदारता की हकदार है, और इसी वजह से मरियम जलील से प्यार करती थी, भले ही उसे साझा करने पड़े। जलील के 3 पत्नियां और 9 बच्चे थे, 9 वैध बच्चे।
और सभी मरियम के लिए अजनबी थे। वह हैरात के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। उनका एक सिनेमा घर था जिसे मरियम ने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके आग्रह पर जलील ने उसे उसके बारे में बताया था। इसलिए वह जानती थी कि उसका अग्रभाग नीले और भूरे रंग की टेराकोटा टाइलों से बना था। उसमें निजी बालकनी, सीटें और जालीदार छत थी। दोहरे झूलते हुए दरवाजे एक टाइल एक ऊंची लॉबी में खुलते थे, जहां हिंदी फिल्मों के पोस्टर कांच के डिस्प्ले में लगे होते थे। जलील ने बताया कि एक दिन मंगलवार को बच्चों की रियायती स्टैंड पर मुफ्त आइसक्रीम मिलती थी। जब उसने यह कहा तो नाना विनम्रता से मुस्कुराई। उन्होंने उसके कोलबा जाने का इंतजार किया और फिर हंसते हुए कहा, अजनबियों के बच्चों को आइसक्रीम मिलती है। मरियम, तुम्हें क्या मिलता है? आइसक्रीम की कहानियाँ? सिनेमा के अलावा जलील के पास करोख में ज़मीन, फराह में ज़मीन, 3 कालीन की दुकानें, एक कपड़ों की दुकान, एक काली 1956 ब्यूक रोडमास्टर कार थी। वह हैरात के सबसे अच्छे संपर्क वाले लोगों में से एक थे। मेयर और प्रांतीय गवर्नर के दोस्त थे। उनके पास एक रसोइया, एक ड्राइवर और 3 नौकर थे। नाना घर की देखभाल करने वालों में से एक थी। जब उनका पेट फूलना शुरू हो गया, नाना ने बताया कि जब ऐसा हुआ तो जलील के परिवार की सामूहिक आह ने हैरात की हवा निकाल दी। उनके ससुराल वालों ने कस्में खा ली थी कि खून बहेगा। पत्नियां मांग कर रही थी कि वह उसे घर से निकाल दे। नाना के अपने पिता, जो पास के गांव में एक मामूली पत्थर तराशने वाले थे, ने उन्हें त्याग दिया। अपमानित होकर उन्होंने अपना सामान बांधा और ईरान जाने वाली बस में सवार हो गए। फिर कभी न देखे गए, न ही उनके बारे में सुना गया। कभी कभी नाना एक सुबह सुबह कोलबा के बाहर मुर्गियों को दाना डालते हुए कहा, काश मेरे पिता में इतनी हिम्मत होती कि वे चाकू तेज करके या नेक काम कर पाते, शायद मेरे लिए बेहतर होता। उन्होंने मुर्गी घर में मुट्ठी भर बीज डाले, रुकी और मरियम की तरफ देखा, शायद तुम्हारे लिए भी बेहतर होता। इससे तुम्हें यह जानने का दुख नहीं होता कि जो तुम हो वही हो। लेकिन वह कायर थे, मेरे पिता, वह मेरे पास इसके लिए दिल नहीं था। नाना ने कहा, जलील में भी हिम्मत नहीं थी कि वह कोई सम्मानजनक काम करे, अपने परिवार, अपनी पत्नियों, ससुराल वालों के सामने खड़ा होकर अपने किए की जिम्मेदारी स्वीकार करे। इसके बजाय बंद दरवाजों के पीछे जल्दी से एक इज्जत बचाने वाला समझौता हो गया। अगले दिन उसने उसे नौकरों के कमरे से, जहां वह रह रही थी, कुछ सामान इकट्ठा करने को कहा और उसे विदा कर दिया। पता है उसने अपनी पत्नियों से बचाव में क्या कहा था? कि मैंने उस पर ज़बरदस्ती की थी, कि ये मेरी गलती थी, समझी? इस दुनिया में औरत होने का मतलब यही है। नाना ने मुर्गी के दाने का कटोरा नीचे रख दिया। उन्होंने मरियम की ठुड्डी उंगली से ऊपर उठाई। मेरी तरफ देखो मरियम। अनिच्छा से मरियम ने उधर देखा। नाना ने कहा, अब इसे सीख लो और अच्छी तरह सीख लो मेरी बेटी। जैसे कंपास की सुई उत्तर की दिशा की ओर इशारा करती है, वैसे ही एक आदमी की आरोप लगाने की उंगली हमेशा एक औरत को ढूंढ लेती है, हमेशा। तुम ये याद रखना मरियम। चैप्टर 2। मैं जलील और उसकी बीवियों के लिए एक ही पोकरूट था, एक मुगवट। तुम भी, और तुम भी पैदा भी नहीं हुई थी। मुर्गवट क्या है? मरियम ने पूछा। एक खरपतवार, नाना ने कहा, कुछ ऐसा जिसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। मरियम मन ही मन भौचक्की रह गई। जलील उसके साथ खरपतवार जैसा व्यवहार नहीं करता था, उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन मरियम ने इस विरोध को दबाना ही समझदारी समझा। खरपतवार के विपरीत मुझे फिर से रोपना पड़ा, खाना पानी देना पड़ा, तुम्हारी वजह से। जलील ने अपने परिवार के साथ यही समझौता किया था। नाना ने कहा, उन्होंने हेरात में रहने से इनकार कर दिया है। किस लिए? उसे अपनी किंचिनी पत्नियों को पूरे शहर में घूमते हुए देखने के लिए। उसने कहा अपने पिता के खाली घर में कभी नहीं रहेगी, जो गुलदमन गांव में है, जो हेरात से 2 किलोमीटर एक खड़ी पहाड़ी में बसा है। उसने कहा कि वह किसी अलग जगह पर रहना चाहती है, जहां पड़ोसी उसके पेट को न घूरें, उसकी ओर इशारा न करें, हंसी न उड़ाएं, ये काम न करें, फिर भी उस पर कपटी दयालुता से हमला करें। और यकीन मानिए, नाना ने कहा, तुम्हारे अब्बा के लिए मुझे नज़रों से दूर रखना राहत की बात थी। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यह मोहसिन था, जो जलील की पहली बीबी खदीजा के सबसे पहले बेटा था, जिसने इस खुले मैदान का सुझाव दिया था। यह गुलदमन के बाहरी इलाके में था। वहां पहुंचने के लिए एक ऊबड़ खाबड़ ऊपर की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता लिया जाता था, जो हेरात और गुलदमन के बीच मुख्य सड़क से अलग हो जाता था। रास्ते के दोनों ओर घुटनों तक ऊंची घास और सफेद व चटक पीले फूल की छटा थी। रास्ता ऊपर की ओर सरपीला होकर एक समतल मैदान में जाता था, जहां चिनार और कपास के ऊंचे पेड़ थे
और जंगली झाड़ियां गुच्छों में उगी हुई थी। वहां से बाईं ओर गुलदमन की पवन चक्कियों में जंग लगे पत्ते के सिरे दिखाई दे रहे थे और दाईं और नीचे फैला हुआ हैरात एक रास्ता चौड़ी ट्राउन से भरी धारा के लंबवत समाप्त होता था, जो गुलदमन के आसपास के सफेद कोह पहाड़ों के नीचे गिरती थी। 200 गज ऊपर पहाड़ों की ओर विपिंग विलो पेड़ों का एक गोलावर झुरमुट था। बीच में विलो की छाया में एक खुला मैदान था। जलील वहां देखने गया था, नाना ने बताया। जब वह वापस आया तो उसकी आवाज़ किसी वार्डन जैसी लग रही थी, जो अपनी जेल से साफ दीवारों और चमकदार फर्श का बखान कर रहा हो। और इसलिए उसके पिता ने हमारे लिए यह चूहेदानी बनवाई। नाना ने लगभग एक बार विवाह किया था जब वह 15 वर्ष की थी। शादी का वर सिंदंद एक लड़का था जो एक युवा तोता विक्रेता था। मरियम को यह कहानी खुद नाना से पता थी और हालांकि नाना ने इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया था, मरियम उनकी आंखों की उदासी भरी चमक से बता सकती थी कि वह खुश थी। शायद जिंदगी में सिर्फ एक बार अपनी शादी से पहले के उन दिनों में नाना सचमुच खुश थी। नाना जब कहानी सुना रही थी, मरियम उनकी गोद में बैठी अपनी माँ को शादी का जोड़ा पहनते हुए कल्पना कर रही थी। उसने कल्पना की कि वह घोड़े पर सवार है और घुंघट के पीछे शर्माते हुए मुस्कुरा रही है। हरे रंग का गाउन, हथेलियां मेहंदी से लाल रंगी हुई, बालों में चांदी की धूल लगी हुई, चोटियां पेड़ों के रस से बंधी हुई। उसने संगीतकारों की शहनाई बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, गली के बच्चों को हुटिंग करते हुए और उनका पीछा करते हुए देखा। फिर शादी की तारीख के एक हफ्ते पहले नाना के शरीर में एक विचित्र जिन्न घुस गया। मरियम को इसे बयां करने की जरूरत नहीं थी। उसने इसे अपनी आंखों से कई बार देखा था। नाना अचानक गिर पड़ी। उनका शरीर अकड़ गया। उनकी आंखें पीछे की ओर झुक गईं और उनके हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे मानो कोई उन्हें अंदर से दबा रहा हो। उनके मुंह के कोनों पर झाग बन रहा था, सफेद, कभी खून से गुलाबी, कभी उनिंदापन, भयावह, बेतुकी बुदबुदाहट। जब वह खबर सिंसद तक पहुंची तो तोता विक्रेता के परिवार ने शादी रद्द कर दी। नाना ने कहा, वे डर गए। शादी का जोड़ा छुपा दिया गया। उसके बाद कोई और लड़का नहीं आया। खुले मैदान में जलील और उसके बेटों फरहाद और मोहसिन ने एक छोटा सा कोलबा बनाया जहां मरियम अपने जीवन के पहले 15 साल बिताएगी। उन्होंने उसे धूप में सुखाई ईंटों से ऊंचा किया और मिट्टी की मुट्ठी भर भूसे से लीप दिया। उसने 2 खाटे, एक लकड़ी की मेज, 2 सीधी पीठ वाली कुर्सियां, एक खिड़की और दीवारों पर कीलों से ठोकी हुई अलमारियां थी जहां नानी मिट्टी के बर्तन और अपनी प्यारी चीनी चाय का सेट रखती थी और कोलबा के पीछे कटी हुई लकड़ियां जमा करती थी। उसने रोटी बनाने के लिए बाहर एक संदूक और चारों ओर बाड़ लगाकर मुर्गियों का एक बाड़ा बनवाया। वह कुछ भेड़ें लाया और उनके लिए एक चरनी बनवाई। उसने फरहाद और मोहसिन के विलो के घेरे से 100 गज बाहर एक गड्ढा खुदवाया और उसके ऊपर एक बाहरी घर बनवाया। नाना ने कहा कि जलील कोलबा बनाने के लिए मजदूरों को काम पर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका प्रायश्चित का विचार। नाना के अनुसार जिस दिन उसने मरियम को जन्म दिया उस दिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने बताया कि यह घटना 1959 के बसंत के एक नम और बादलों के घिरे दिन की है, जो बादशाह जाहिर शाह के 40 साल के लगभग घटनाहीन शासन का 26वां साल था। उन्होंने बताया कि जलील ने डॉक्टर या दाई बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई, जबकि उन्हें पता था कि जिन्न उनके शरीर में घुसकर प्रसव के दौरान उन्हें दौरा पड़ सकता था। यह कोलबा के फर्श पर अकेली लेटी थी। उनके बगल में एक चाकू रखा था और उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब दर्द बहुत बढ़ जाता था तो मैं तकिए को काटती थी और उस पर तब तक चिल्लाती जब तक मेरा गला बैठ नहीं जाता। फिर भी कोई मेरा चेहरा पोंछने या फिर मुझे पानी पिलाने नहीं आता था। और तुम मरियम, जो तुम्हें कोई जल्दी नहीं थी, लगभग 2 दिन तक मुझे उस ठंडे सख्त फर्श पर लिटाए रखा। मैंने कुछ न खाया न सोया, बस धक्का देती रही और दुआ करती रही कि तुम बाहर आ जाओ। मुझे माफ़ करना नाना, मैं खुद ही हमारे बीच की डोरी काट दी, इसलिए मेरे पास चाकू था। मुझे माफ़ करो। नाना हमेशा एक धीमी बेझिल मुस्कान देती थी, एक तरह की झिझक या फिर अनिच्छा से माफ़ी। मरियम कभी नहीं बता पाती थी। छोटी मरियम अपने को अपने जन्म के तरीके के लिए माफ़ी मांगने की नाइंसाफ़ी के बारे में सोचने का भी ख्याल नहीं आया। जब तक उसे यह बात समझ नहीं आई, लगभग 10 साल की उम्र में मरियम ने अपने जन्म की कहानी पर यकीन नहीं रहा। उसे जलील की बात पर यकीन हो गया। हालांकि वह दूर था, उसे नाना को हेरात
के एक अस्पताल में ले जाने का इंतजाम किया था, जहां एक डॉक्टर ने उसकी देखभाल की थी। वह एक अच्छी रोशनी वाले कमरे में साफ सुथरे व्यवस्थित बिस्तर पर लेटी थी। जलील कांप उठा। जब मरियम ने उसे चाकू के बारे में बताया तो उसका सिर दुख से झुक गया। मरियम को यह संदेह हुआ कि उसकी अपनी माँ को पूरे 2 दिन तक कष्ट दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया था। जलील ने कहा, तुम एक अच्छी बेटी हो मरियम, जो जन्म से ही तुम एक अच्छी बेटी थी। वह वहाँ था ही नहीं, नाना ने थूका। वह तख्ते सफ़र में था, अपने प्यारे दोस्तों के साथ घुड़सवारी कर रहा था। नाना ने बताया कि जब तुम्हें बताया गया कि उसकी बेटी हुई है तो जलील ने कंधे उचका दिए, अपने घोड़े के बालों को संवारते रहे और तख्ते सफ़र में 2 सप्ताह तक रुके। सच तो यह है कि उसने तुम्हें 1 महीने की उम्र तक गोद में भी नहीं लिया था और सिर्फ एक बार नीचे देखने, तुम्हारे लंबे चेहरे पर टिप्पणी करने और तुम्हें वापस मुझे सौंपने के लिए। मरियम को कहानी के इस हिस्से पर भी यकीन नहीं हुआ। हाँ, जलील ने माना वह तख्ते सफ़र में घुड़सवारी कर रहा था, लेकिन जब उसे यह खबर मिली तो उसने कंधे नहीं उचकाए। वह घोड़े की काठी पर चढ़ा। वह हैरात वापस चला गया। उसने अपनी बाहों में उछाला और उभरी हुई बाहों पर अपना अंगूठा फेरा और एक लोरी गुनगुनाई। मरियम ने जलील को यह कहते हुए सोचा नहीं था कि उसका चेहरा लंबा है, हालांकि यह सच है कि उसका चेहरा लंबा था। नाना ने कहा कि उन्होंने ही मरियम का नाम दिया, इसलिए चुना क्योंकि यह उसकी माँ का नाम था। जलील ने कहा कि उसने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि मरियम रजनीगंधा का एक प्यारा फूल था। आपका पसंदीदा? मरियम ने पूछा। खैर एक, उन्होंने कहा और मुस्कुराए। चैप्टर 3। मरियम की सबसे पुरानी यादों में से एक थी ठेले में चरमराते लोहे की पहियों की चट्टानों पर उछलने की आवाज़। ठेले पर चावल, आटा, चाय, चीनी, खाना पकाने का तेल, साबुन, टूथपेस्ट भरा हुआ महीने में एक बार आता था। इसे मरियम के 2 सौतेले भाई, आमतौर पर मुहसिन और रामीन, कभी कभी रामीन और फरहाद ढकेलते थे। कच्चे रास्तों पर, चट्टानों पर और कंकड़ों के ऊपर, गड्ढों और झाड़ियों के आसपास लड़के बारी बारी से धक्का देते और जब वे धारा तक नहीं पहुंच जाते, वहाँ ठेले को खाली करना पड़ता था और सामान को पानी के पार हाथ से ढोना पड़ता था। फिर लड़के ठेला को धारा के पार ले जाते और फिर लादते। इसके बाद 2 गज और धक्का दिया गया और इस बार ऊंची घनी झाड़ियों के बीच से। उनके पास नौकर हैं, मरियम ने कहा। वह एक नौकर भेज सकता है, यह उनका प्रायश्चित का विचार है, नाना ने कहा। ठेला की आवाज़ ने मरियम और नाना को अपनी ओर आकर्षित किया। बाहर मरियम को नाना हमेशा राशन डे पर जैसे देखती थी वैसे ही याद रहेगी। एक लंबी हड्डियां लिए नंगे पांव औरत दरवाजे पर झुकी हुई, सुस्त आंखें सिकुड़ी हुई, बाहें एक विद्रोही और मजाकिया अंदाज में एक दूसरे पर रखी हुई। उसकी छोटे कटे धूप से नहाए हुए बाल सूखे और बिना कंघी किए होते। वह गले तक बटन और एक बेढंगी ग्रे शर्ट पहनती। जेबें अखरोट के आकार के पत्थरों से भरी होती। लड़के नाले के किनारे बैठकर मरियम और नाना के द्वारा राशन को कोलबा में डालने तक का इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि 30 गज से ज्यादा पास जाना ठीक नहीं है। हालांकि नाना का निशाना कमजोर था। वह ज्यादातर पत्थर उनके निशाने से काफी दूर ही गिर रहे थे। नाना चावल के बोरे अंदर ले जाते हुए लड़कों पर चिल्लाई और कहा, ऐसे ऐसे नाम पुकारे जो मरियम समझ नहीं पाई। उन्होंने उनकी माँओं को कोसा और उनकी तरफ नफरत भरे चेहरे बनाए। लड़कों ने कभी गाली का जवाब नहीं दिया। मरियम को लड़कों पर तरस आ रहा था। उनके पैर और उंगलियां कितनी थकी हुई होंगी। उसने उस भारी बोझ को ढोते हुए दया से सोचा, काश वह उन्हें पानी पिलाने की इजाज़त होती। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अगर उसने उसे हाथ हिलाया भी तो उसने कभी भी नहीं हिलाया। एक बार नाना को खुश करने के लिए मरियम मोहसिन पर चिल्लाई भी। उसे बताया कि उनका मुंह छिपकली के पिछवाड़े जैसा है और बाद में वह अपराध बोध, शर्म और डर से ग्रस्त हो गई कि वे जलील को बता देंगे। हालांकि नाना इतनी जोर से हंसी कि उनका सड़ा हुआ गला दांत साफ दिखाई दे रहा था। मरियम को लगा कि उन्हें भी दौरा पड़ गया है। हंसना खत्म हुआ तो उन्होंने मरियम की तरफ देखा और कहा, तुम एक अच्छी बेटी हो। जब गाड़ी खाली हो जाती तो लड़के पीछे हटकर उसे धक्का देते। मरियम इंतजार करती, उन्हें ऊंची घास और फूलों वाली झाड़ियों में गायब होते देखती। क्या तुम आ रहे हो? हाँ नाना,
वे तुम पर हंसते हैं। वे हंसते हैं, मैं उन्हें सुनता हूँ। मैं आ रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं यहाँ हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ मरियम जो। सुबह सुबह जब गुलदमन के चरवाहे अपने झुंड वाली घास पहाड़ी चराने जाते थे तो भेड़ों की दूर से आती मिमियाहट और बांसुरी की तेज आवाज़ से उनकी नींद खुलती थी। मरियम और नाना बकरियों का दूध दूहती थी, मुर्गियों को खाना खिलाती थी और अंडे इकट्ठा करती थी। वे साथ मिलकर रोटी बनाती और नाना ने उसे आटा गूंथना, तंदूर जलाना और चपटा आटा भी भीतरी दीवारों पर लगाना सिखाया। नाना ने उसे सिलाई भी सिखाई और चावल के तरह तरह टॉपिंग बनाना भी सिखाया। सलजम के साथ सलकम स्टू, पालक की सब्जी, अदरक के साथ फूल गोभी। नाना ने मेहमानों और आम लोगों के प्रति अपनी नापसंदगी को छुपाया नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए उन्होंने अपवाद भी रखे और इसलिए गुलदमन का नेता, गांव का अरबाब हबीब खान, एक छोटे सिर वाला, दाढ़ी वाला, बड़ी तोंद वाला आदमी था जो महीने में 1-2 बार आता था। उसके पीछे एक नौकर रहता था जो मरियम के लिए मुर्गी, कभी कभी खिचड़ी चावल का एक बर्तन या रंगे हुए अंडों की एक टोकरी लेकर आता था। फिर एक गोल मटोल बूढ़ी औरत थी जिसे नाना बीबी जो कहती थी, जिसका दिवंगत पति पत्थर तराशने का काम करता था और नाना के पिता का दोस्त था। बीबी जो एक साथ हमेशा उसकी 6 दुल्हनों में से एक थी और 1-2 पोते पोतियों वाली थी। वह लंगड़ाती और हाँफती हुई मैदान में पहुंची और अपने कूल्हे रगड़ने का दिखावा करते हुए एक दर्द भरी आह भरते हुए उस कुर्सी पर बैठ गई जिसे नाना ने उसके लिए खींचा था। बीबी जो भी मरियम के लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती थी। डिस्लेम कैंडी का एक डिब्बा, श्रीफल की एक टोकरी। नाना के लिए वह पहले अपनी बिगड़ती सेहत की शिकायतें लेकर बैठ जाती और फिर हैरात और गुलदमन के गपशप जो वह विस्तार से उत्साह से सुनाती थी, जबकि उनकी बहू उनके पीछे चुपचाप कर्तव्य निष्ठा से सुनती रहती थी। लेकिन जलील के अलावा मरियम का पसंदीदा मुल्ला फैजुल्लाह था जो गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक थे। वह हफ्ते में 1 या 2 बार गुलदमन से मरियम को 5 वक्त की नमाज सिखाने और कुरान की तिलावत करने आते थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने नाना को अपने बचपन में सिखाया था। मुल्ला फैजुल्लाह ने ही मरियम को पढ़ना सिखाया था, जो धैर्यपूर्वक उनके कंधे के ऊपर से देखते थे और उनके होठ बिना आवाज़ के शब्दों पर लिख रहे थे। उनके तर्जनी हर शब्द के नीचे टिकी हुई दबा रही थी जब तक कि उसके नाखून का तल सफ़ेद ना हो, मानो वह प्रतीकों के अर्थ निकाल सकती हो। मुल्ला फैजुल्लाह ने ही उसका हाथ थामा था और उसमें पेंसिल से हर अलेफ के उभार, हर बेड़ के मोड़, हर सेह के 3 बिंदुओं को दर्शाया था। वह एक दुबला पतला झुका हुआ बूढ़ा आदमी था जिसके दांत नहीं थे और जिसकी सफ़ेद दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी। आमतौर पर वह कोलबा में अकेले आते थे, हालांकि कभी कभी वह लाल भूरे बालों वाले बेटे हमजा के साथ भी आते थे जो मरियम से कुछ साल बड़े थे। वह कोलबा में आते तो मरियम मुल्ला फैजुल्लाह का हाथ चूमती, जो ऐसा लगता था जैसे चमड़ी की एक पतली परत से ढकी टहनियों के समूह को चूम रही हो, और दिन के पाठ के लिए अंदर बैठने से पहले उसके माथे के ऊपर का हिस्सा चूमा। उसके बाद वे दोनों कोलबा के बाहर बैठते, पाइन नट्स खाते, हरी चाय की चुस्कियाँ लेते, पेड़ से पेड़ उड़ते बुलबुल पक्षियों को देखते। कभी कभी वे कांसे से गिरे हुए पत्तों और एल्डर झाड़ियों के बीच नदी के किनारों और पहाड़ों की ओर टहलने जाते। मुल्ला फैजुल्लाह टहलते हुए अपनी तहबीज की माला घुमा रहे थे और अपनी कांपती आवाज़ में मरियम को अपनी जवानी में देखी गई सभी चीज़ों की कहानियाँ सुना रहे थे, जैसा कि ईरान में इस्फहान की 33 आर्च ब्रिज पर उन्हें मिला 2 मुंह वाला सांप, या मज़ार में नीली मस्जिद के बाहर उन्होंने जो तरबूज तोड़ा था उसके बीजों के एक हिस्सों पर अल्लाह और दूसरे हिस्सों पर अकबर लिखा हुआ था। मुल्ला फैजुल्लाह ने मरियम के सामने स्वीकार किया कि कई बार उन्हें कुरान के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अरबी शब्दों की मनमोहक धुनियाँ बहुत पसंद हैं। जैसे ही वे अपनी जुबान से निकाले, उन्होंने कहा कि इनसे उन्हें सुकून मिला और इनका दिल हल्का हुआ। वे तुम्हें भी दिलासा देंगे मरियम जो, उसने कहा, ज़रूरत पड़ने पर तुम उन्हें बुला सकती हो।
और वे तुम्हें निराश नहीं करेंगे। भगवान के वचन तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे मेरी बच्ची। मुल्ला फैजुल्लाह कहानियाँ सुनाते हुए भी उन्हें ध्यान से सुनते थे। जब मरियम बोलती थी तो उनका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता था। वे धीरे से सिर हिलाते थे और कृतज्ञता से मुस्कुराते थे, मानो उन्हें कोई प्रतिष्ठित विशेषाधिकार प्राप्त हो। मुल्ला फैजुल्लाह को जो वे बातें बताना आसान था जो मरियम अपनी नाना को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। एक दिन जब वे पैदल जा रहे थे, मरियम ने उनसे कहा कि वह चाहती है कि उसे स्कूल जाने की अनुमति मिल जाए। मेरा मतलब है एक असली स्कूल, आखुंद साहब, जैसे कोई क्लासरूम हो, जैसे मेरे पापा के दूसरे बच्चे होते हैं। मुल्ला फैजुल्लाह रुक गए। पिछले हफ्ते बीबी जो ने खबर दी थी कि जलील की बेटियां सईदे और नाहिद हैरात की मेहरी गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जा रही हैं। तब से मरियम के दिमाग में कक्षाओं और शिक्षकों के विचार घूम रहे थे। लाइन वाले पत्रों वाली कापियाँ, अंकों के कॉलम वाले गहरे भारी निशान बनने वाले पेन की छवियाँ। उसने खुद को अपनी उम्र से बड़ी दूसरी लड़कियों के साथ एक कक्षा में कल्पना किया। मरियम का मन कर रहा था कि किसी पन्ने पर रूलर रखकर महत्वपूर्ण रेखाएं खींच दूं। क्या तुम यही चाहती हो? मुल्ला फैजुल्लाह ने अपनी कोमल पनीली आंखों से उसकी ओर देखा और कहा। उनके हाथ उनकी झुकी हुई पीठ के पीछे थे। उनकी पगड़ी की परछाई कटीली झाड़ियों पर पड़ रही थी। हाँ, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ से अनुमति मांगूं? मरियम मुस्कुराई। उसे लगा कि जलील के अलावा दुनिया में कोई भी उसे उसके पुराने ट्यूटर से बेहतर नहीं जान सकता। तो फिर क्या मैं कर सकता हूँ? ईश्वर ने अपनी बुद्धि से हम सभी को कुछ न कुछ कमजोरियाँ दी हैं, और मेरी कमजोरियों में सबसे प्रमुख है कि मैं तुम्हें मना करने में असमर्थ हूँ। मरियम जो अपने गठियाग्रस्त अपनी एक उंगली से उसके गाल थपथपाते हुए कहा। लेकिन बाद में जब उसने नाना से बात की तो उसने प्याज काटने वाले चाकू नीचे गिरा दिया। किस लिए? अगर लड़की सीखना चाहती है तो उसे सीखने दो मेरी प्यारी। लड़की को शिक्षा मिलने दो। सीखो? क्या सीखो? मुल्ला साहब, नाना ने तीखे स्वर में कहा। सीखने को क्या है? उसने मरियम की ओर देखा। मरियम ने अपने हाथों की ओर देखा। तुम्हारी जैसी लड़की को स्कूल में पढ़ने का क्या मतलब है? यह थूकदान चमकाने जैसा है, और तुम उन स्कूलों में कुछ भी मूल्यवान नहीं सीख पाओगी। तुम्हारे और मेरे जैसी औरतों की ज़िंदगी में बस एक ही हुनर की ज़रूरत होती है, और वो भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। मेरी तरफ देखो, मुल्ला फैजुल्लाह ने कहा। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मेरी तरफ देखो। मरियम ने किया ऐसा ही। सिर्फ एक ही हुनर, और वो है महामूल, सहन करना। क्या सहना है नाना? अरे इसकी चिंता मत करो, नाना ने कहा। चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी। उसने आगे बताया कि कैसे जलील की पत्नियां उसे एक बदसूरत नीच पत्थर तराशने वाली की बेटी कहती थी। कैसे उन्होंने उसे ठंड में बाहर कपड़े धोने के लिए मजबूर किया, जब तक कि उसका चेहरा सुन्न नहीं हो गया और उसकी उंगलियां जलने लगीं। यह हमारी ज़िंदगी है मरियम। औरतें हमें पसंद करती हैं, हम सहती हैं। हमारे पास बस यही है, समझती हो? इसके अलावा स्कूल में वे तुम पर हंसेंगे। वे तुम्हें हरामी कहेंगे, तुम्हारे में बहुत बुरी बुरी बातें करेंगी। मुझे यह बर्दाश्त नहीं। मरियम ने सिर हिलाया। और अब स्कूल के बारे में कोई बात नहीं। तुम ही मेरे पास हो। तुम्हें मैं उनके हाथों नहीं खोऊंगी। मेरी तरफ देखो। अब स्कूल के बारे में कोई बात नहीं होगी। समझदारी से काम लो। अभी आओ, अगर लड़की चाहे हो तो। मुल्ला फैजुल्लाह ने शुरू किया। और अखुंद साहब, पूरे सम्मान के साथ, आपको उसके इन मूर्खतापूर्ण विचारों को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। अगर आप सचमुच में उसकी परवाह करते हैं तो उसे यह एहसास दिलाएं कि उसे अपनी माँ के साथ यहाँ घर पर रहना चाहिए। उसके लिए बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ अस्वीकृतियाँ और दिल का दर्द। मुझे पता है अखुंद साहब, मुझे पता है। चैप्टर 4। मरियम को कोलबा में मेहमानों का अपना आना बहुत पसंद था। गांव के अरबाब और उसके तोहफे, बीवी जो और उसके दुखते कूल्हे का अंतहीन गपशप, और बेशक मुल्ला फैजुल्लाह, लेकिन जलील से ज़्यादा मरियम को किसी से मिलने की चाहत नहीं थी। मंगलवार की रातें चिंता से भर जाती थी। मरियम की नींद खराब होती थी इस चिंता में कि कोई व्यावसायिक उलझन जलील को गुरुवार को आने से रोक देगी, कि उसे उसके मिलने के लिए पूरा एक हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। बुधवार को वह बाहर कोलबा के चारों ओर चहलकदमी करती
बेसुध होकर मुर्गियों को चारा बाड़े में डालती। वह बेमतलब टहलने निकल जाती, फूलों की पंखुड़ियाँ तोड़ती और अपनी बाहों से कुतरते मच्छरों को भगाती। आखिरकार गुरुवार को वह बस दीवार के सहारे बैठकर आंखें झरने पर गड़ाए इंतजार कर पाती। अगर जलील को देर हो जाती तो धीरे धीरे एक भयानक डर उसे घेर लेता। उसके घुटने कमज़ोर पड़ जाते और उसे कहीं जाकर लेटना पड़ता। तब नाना पुकारते, और वह हैं तुम्हारे पिता, अपनी पूरी शान में। मरियम जब भी उसे नदी के उस पार पत्थर उछालते, मुस्कुराते और दिल खोलकर लहरें उठाते देखती तो उछल पड़ती। मरियम जानती थी कि नाना उसे देख रही हैं, उसकी प्रतिक्रिया भाप रही हैं, और उसे हमेशा दरवाजे पर खड़े रहने, इंतज़ार करने और धीरे धीरे अपनी ओर आते देखने, उसकी ओर न भागने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। वह खुद को रोकती, धैर्यपूर्वक उसे ऊंची घास के बीच से चलते हुए देखती। उसका सूट जैकेट कंधे पर लटका हुआ, हवा उसकी लाल नेकटाई के ऊपर उठा रही थी। जब जलील मैदान में दाखिल होता तो वह अपनी जैकेट दूर तंदूर पर फेंक देता और अपनी बाहें फैला देता। मरियम चलकर फिर आखिरकार दौड़कर उसकी ओर आती और वह उसे अपनी बाहों के नीचे से पकड़कर उछाल देता। मरियम चीख उठती। हवा में लटकी हुई मरियम अपने नीचे, जलील का उल्टा चेहरा, उसकी चौड़ी टेढ़ी मुस्कान, एक विधवा जैसी चोटी, उसकी कटी हुई ठुड्डी, उसकी छोटी उंगली के सिरों पर एकदम सही जगह उसके दांत, सड़ते हुए दाढ़ों वाले शहर में सबसे सफ़ेद देख पाती। उसे उसकी कटी हुई मूछें पसंद थी और उसे यह भी अच्छा लगता था कि मौसम चाहे जो भी हो, वह हमेशा उसके दौरे पर सूट पहनता था। गहरा भूरा उसका पसंदीदा रंग। उसकी छाती की जेब में रुमाल का एक सफ़ेद त्रिकोण और कफलिंग भी, और एक टाई, आमतौर पर लाल, जिसे वह ढीला छोड़ देता था। मरियम खुद को भी देख पाती थी। जलील की भूरी आंखों में प्रतिबंधित उसके बाल लहरा रहे थे। उसका चेहरा उत्साह से दमक रहा था। उसके पीछे आसमान था। नाना ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह मरियम उसकी उंगलियों से फिसलकर ज़मीन पर गिर जाएगी और उसकी हड्डी टूट जाएगी। लेकिन मरियम को यकीन नहीं था कि जलील उसे गिरा देगा। उसे यकीन था कि वह हमेशा अपने पिता के साफ सुथरे सजे धजे हाथों में सुरक्षित पहुंच जाएगी। वे कोलबा के बाहर छाया में बैठे और उस नाना ने उन्हें चाय परोसी। जलील और नाना एक असहज मुस्कान और फिर सिर हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। जलील ने नाना के पत्थर फेंकने या गाली देने वाली बात नहीं कही। जब वह आसपास नहीं था तब वह उसके खिलाफ बड़बड़ाती रही। जब जलील आता तो नाना शांत और शालीन रहती। उसके बाल हमेशा धुले रहते। वह अपने दांत साफ करती थी। उसके लिए अपना सबसे अच्छा हिजाब पहनती थी। वह उसके सामने एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहती और हाथ गोद में रखे हुए उसकी तरफ सीधे नहीं देखती थी और उनके सामने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती थी। जब वह हंसती थी तो दांत छिपाने के लिए वह अपना मुंह मुट्ठी से ढक लेती थी। नाना ने उसके कारोबार के बारे में पूछा और उनकी पत्नियों के बारे में भी। जब वह उसे बताया कि उसने बीबी जो के माध्यम से सुना है कि उसकी पत्नी सबसे छोटी पत्नी नरगिस अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है तो विनम्रता से मुस्कुराया और सिर हिलाया। अच्छा, तुम तो खुश होगे, नाना ने कहा। अब तुम्हारे लिए कितने हैं? 10 माशाल्लाह, 10। जलील ने कहा, हाँ 10, 11 यदि आप मरियम को भी इसमें शामिल कर लें तो। बाद में जब जलील घर चला गया तो मरियम और नाना में इस बात को लेकर थोड़ी बहस हुई। मरियम ने कहा कि उसने उसे धोखा दिया है। मरियम के साथ चाय के बाद मरियम और जलील हमेशा नदी पर मछली पकड़ने जाते थे। वह उसे लाइन में डालना और ट्राउट मछली को खींचना सिखाता था। वह उसे ट्राउट की आंत निकालने, उसे साफ करने के लिए एक झटके में हड्डी से मांस निकालने का सही तरीका सिखाता था। जब वे किसी हमले का इंतज़ार करते तो वह उसके लिए चित्र बनाता, उसे दिखाता कि बिना कलम और कागज़ के उठाए एक झटके में हाथी कैसे बनाया जाए। वह उसे कविताएं सिखाता था। वे साथ मिलकर गाते थे, लिली लिली बर्थ बॉर्ड, एक कच्चे रास्ते पर बैठे हुए। छोटी मछली किनारे पर बैठ गई और पीने लगी। वह फिसल गई और पानी में डूब गई। जलील हेरात एक अखबार इत्तिफाकी इस्लाम की कतरने लाया।
उसने उसे पढ़कर सुनाया। वह मरियम के लिए एक कड़ी थी। उसका सबूत था कि एक विशाल दुनिया भी है जो दुनिया से परे है, कोलबा गुलदमन और हेरात से भी आगे। ऐसे राष्ट्रपतियों की दुनिया है जिनके नाम उच्चारण योग्य नहीं है, और रेलगाड़ियों और संग्रहालय और फुटबॉल और रॉकेट जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। हर गुरुवार को जलील उस दुनिया का एक टुकड़ा अपने साथ कोलबा में लाता था। उन्होंने ही 1973 की गर्मियों में, जब मरियम 14 वर्ष की थी, तो उसे बताया था कि राजा जाहिर शाह, जिन्होंने काबुल से 40 वर्षों तक शासन किया था, को एक रक्तहीन लखता पलट में उखाड़ फेंका था। उनके चचेरे भाई दाऊद खान ने यह तब किया था जब राजा इटली में इलाज करा रहे थे। उनको दाऊद खान याद है ना? मैंने आपको उनके बारे में बताया था। जब आप पैदा हुई थी तब वह काबुल में प्रधानमंत्री थे। खैर, अफ़गानिस्तान अब राजशाही नहीं रहा मरियम। देखिए, अब यह एक गणतंत्र है और दाऊद खान राष्ट्रपति हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि वह काबुल के समाजवादियों ने उन्हें सत्ता हासिल करने में मदद की है। ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि वह खुद समाजवादी हैं, उन्होंने इसकी मदद की। खैर, अफवाह तो यही है। मरियम ने उससे पूछा कि समाजवादी क्या होता है, और जलील ने समझाना शुरू किया, लेकिन मरियम ने उसे मुश्किल से सुना। क्या तुम सुन रही हो? मैं हूँ, उसने कहा कि वह उसके कोट की साइज की जेब में उभरे हुए हिस्से देख रही है। आह, बिल्कुल। अच्छा, तो लीजिए। बिना किसी और बात के उसने अपनी जेब का एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे दे दिया। वह समय समय पर ऐसा करता था, उसके लिए छोटे छोटे उपहार लाता था। एक बार कॉर्नेलियन ब्रेसलेट वाला कफ, तो दूसरी बार लैपिस लाजुली मोतियों वाला चोकर। उस दिन मरियम ने डिब्बा खोला और उसमें एक पत्ते के आकार का पेंडेंट, चांद तारे उकरे हुए छोटे छोटे सिक्के लटके हुए थे। इसे पहनकर देखो मरियम जो, उसने कहा। तुम्हारा क्या विचार है? जलील मुस्कुराया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम रानियों के जैसा दिखती हो। उसके जाने के बाद नाना ने मरियम के गले में लटकन देखी। घुमंतु आभूषण, उसने कहा। मैंने उन्हें इसे बनाते देखा है। वे लोगों द्वारा फेंके गए सिक्कों को पिघलाकर आभूषण बनाते हैं। देखते हैं अगली बार वे तुम्हारे लिए सोना लाते हैं। तुम्हारे पिता देखते हैं उन्हें। जब जलील के जाने का समय होता तो मरियम हमेशा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे बाहर जाते हुए देखती। उसके हफ्ते के बारे में सोचकर उदास हो जाती और उसके और अगली मुलाकात के बीच एक विशाल अचूक वस्तु की तरह खड़ा था। मरियम हमेशा उसे जाते हुए देखकर अपनी सांस रोक लेती। वह अपनी सांसें रोककर मन ही मन एक एक सेकंड गिनती। वह यह दिखावा करती कि हर उस सेकंड के लिए जब वह सांस नहीं लेगी, ईश्वर उसे जलील के साथ एक और दिन दे देगा। रात में मरियम अपनी चारपाई पर लेटी सोचती रहती है, रात में उसका घर कैसा होगा। वह सोचती कि उसके साथ रहना, उसे रोज़ देखना कैसा होगा। वह कल्पना करती कि जब वह दाढ़ी बनाएगा तो वह उसे तौलिया देगी, और जब वह उसे चोट लगेगी तो उसे बताएगी। वह उसके लिए चाय बनाएगी, उसके टूटे हुए बटन सिल देगी। वे हेरात में साथ साथ टहलेंगे, उस विशाल बाजार में जहाँ जलील ने कहा था कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। उसकी आंखें कार में, और लोग इशारा करके कहेंगे वहाँ जलील खान अपनी बेटी के साथ जा रहे हैं। वह उसे वह प्रसिद्ध पेड़ दिखाएगा जिसके नीचे एक कवि दफन है। मरियम ने तय किया कि जल्द ही एक दिन वह जलील को ये बातें बताएगी, और जब वो सुनेगा, जब वह देखेगा कि उसके जाने के बाद उसे कितनी याद आती है, तो वह उसे ज़रूर अपने साथ ले जाएगा। वह उसे अपने घर, अपने दूसरे बच्चों की तरह हेरात ले जाएगा। चैप्टर 5। मरियम ने जलील से कहा, जान लो मैं क्या चाहती हूँ। 1974 की बसंत ऋतु थी। मरियम 15 साल की हुई थी। वे तीनों कोलबा के शहर के बाहर विलो के पेड़ों की छाया में त्रिकोणाकार की तरह कुर्सियों पर बैठी थी। मेरे जन्मदिन के लिए? मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? जलील ने उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। 2 हफ्ते पहले मरियम के उस उकसाने पर जलील ने बताया था कि उनके सिनेमा घरों में एक अमेरिकी फ़िल्म चल रही है। यह एक ख़ास तरह की फ़िल्म थी जिसे उसने कार्टून कहा था। उसने बताया था कि पूरी फ़िल्म चित्रों की एक श्रृंखला थी, हजारों चित्र, ताकि जब उन्हें फ़िल्म में ढाला जाए तो वे पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाए तो ऐसा लगने लगे कि चित्र गतिमान है। जलील ने बताया कि फ़िल्म एक बूढ़े निसंतान खिलौना बनाने वाले की कहानी है जो अकेला है और एक बेटे की चाहत रखता है। इसलिए वह एक ऐसी कठपुतली, एक लड़का बनाता है जो जादुई रूप से जीवित हो जाता है। मरियम ने उससे और बताने के लिए कहा,
और जलील ने बताया कि उस बूढ़े आदमी और उसकी कठपुतली की साथ तरह तरह के रोमांचक अनुभव हुए थे। प्लेजर आइलैंड नाम की एक जगह थी और बुरे लड़के गधे बन गए और अंत में उन्हें एक व्हेल भी निकल गई। कठपुतली और उसके पिता मरियम मुल्ला फैजुल्लाह को इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिनेमा ले चलो, मरियम ने कहा। मैं कार्टून देखना चाहती हूँ, मैं उस पिल्ले को देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही मरियम को माहौल में बदलाव का एहसास हुआ। उसके माता पिता अपनी सीटों पर हिलने लगे। मरियम ने महसूस किया कि वे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यह अच्छा विचार नहीं है, नाना ने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी। जलील के सामने जैसा संयमित और विनम्र लहजा था वैसा ही था, लेकिन मरियम उसकी कठोर आरोप लगाने वाली नज़र महसूस कर सकती थी। जलील अपनी कुर्सी पर करवट बदल रहा था। उसने खांसते हुए गला साफ किया। जानती हो, उसने कहा, तस्वीर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आवाज़ भी नहीं, और प्रोजेक्टर भी हाल ही में ख़राब हो गया है। शायद तुम्हारी माँ सही कह रही हो। तुम कोई और तोहफा सोचो मरियम जो। अने, नाना ने कहा। देखा, तुम्हारे पिता भी सहमत हैं। लेकिन बाद में नदी के किनारे मरियम ने कहा, मुझे ले चलो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जलील ने कहा। मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूँगा। मैं सुनिश्चित करूँगा कि तुम्हें अच्छी सीट मिले और तुम्हारी मनचाही सारी मिठाइयाँ मिलें। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ले चलो मरियम जो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बहनों और भाइयों को भी आमंत्रित करें। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ चलें। यही मैं चाहती हूँ। जलील ने आह भरी। वह दूर पहाड़ों की ओर देख रहा था। मरियम को याद आया कि उसने कहा था कि स्क्रीन पर एक मानव चेहरा एक घर जितना बड़ा दिखता है, और जब कोई कार दुर्घटनाग्रस्त होती है तो आपको अपनी हड्डियों में धात मरोड़ महसूस होती है। उसने खुद को निजी बालकनी की सीटों पर बैठे हुए अपने भाई बहनों और जलील के साथ आइसक्रीम का मजा ले रही थी। यही तो मैं चाहती हूँ, उसने कहा। जलील ने उदास भाव से उसकी ओर देखा। कल दोपहर को मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा, ठीक है? कल इधर आओ, उसने कहा। वह नीचे झुक गई। उसने अपनी ओर खींचा और बहुत देर तक उसे पकड़े रहा। पहले तो नाना कोलबा के चारों ओर घूमी और अपनी मुट्ठियाँ भींचती और खोलती रही। मुझे जितनी भी बेटियाँ मिल सकती थी, उनमें से भगवान ने मुझे तुम जैसी कृतज्ञ क्यों दी? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकती हो? तुम विश्वासघाती हो मरियम, तुम विश्वासघाती हो हरामिल। फिर उसने मजाक उड़ाया। तुम कितनी बेवकूफ़ लड़की हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए मायने रखती हो, कि तुम उसके घर में जाना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि तुम उसकी बेटी हो, कि वह तुम्हें अपने घर ले जाएगा? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक आदमी का दिल बहुत घटिया चीज़ है मरियम। यह माँ के गर्भ जैसा नहीं होता है। इससे खून नहीं बहेगा। यह तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए अकेले नहीं फैलेगा। मैं ही अकेली थी जो तुमसे प्यार करती थी, जो तुमसे प्यार करती हूँ। इस दुनिया में मैं तुम्हारे सब कुछ हूँ मरियम, और जब मैं चली जाऊँगी तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तुम कुछ भी नहीं हो। फिर उसने अपराध बोध की कोशिश की। और अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊँगी। जिन्न आएंगे, मुझे दौरा पड़ेगा। देखना, मैं अपनी जीव निकाल लूँगी और मर जाऊँगी। मुझे मत छोड़ना मरियम जो, मुझे मत छोड़ना मरियम जो। प्लीज़ रुको। अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊँगी। मरियम ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती मरियम जो। मरियम ने कहा कि वह टहलने जा रही है। उसे डर था कि वह अगर और रुकी तो कहीं कुछ और बुरा न कह दे, कि उसे पता था कि जिन्न झूठ है, कि जलील ने उसे बताया कि नाना को एक नामी बीमारी है और गोलियों से वह ठीक हो सकती है। उसने नाना से पूछा होगा। उसने जलील के डॉक्टरों से मिलने से इनकार क्यों किया, जबकि उसने उस पर जोर दिया था। उसने उसके लिए जो गोलियां खरीदी थी उन्हें क्यों नहीं लिया? वह अपनी बात कह पाती तो नाना से कहती कि एक साधन बनकर रह जाने से, झूठ बोले जाने से, दावा किए जाने से, इस्तेमाल किए जाने से थक चुकी है। वह नाना के द्वारा अपने जीवन की सच्चाई तोड़ मरोड़ कर पेश करने से और उसे मरियम को दुनिया के प्रति अपनी शिकायतों में से एक बना देने से तंग आ चुकी थी। नाना, तुम डरती हो, उसने शायद कहा होगा। तुम्हें डर है कि कहीं मुझे खुशी न मिल जाए जो तुम्हें कभी नहीं मिली, और तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं। तुम नहीं चाहती कि मेरा जीवन अच्छा रहे। तुम ही तो हो जिसका दिल बहुत ख़राब है। मैदान के किनारे एक चौकी थी जहाँ मरियम जाना पसंद करती थी। अब वह वही सूखी गर्म घास पर बैठी थी।
यहाँ से हेरात दिखाई देता था। उसके नीचे बच्चों के बोर्ड, गेम की तरफ फैला हुआ शहर, शहर के उत्तर में महिलाओं का बगीचा, दक्षिण में चार सुख बाजार और सिकंदर महान के पुराने किले का खंडहर। वह दूर से मीनारें देख सकती थी, जैसे दैत्यों की धूल भरी उंगलियों, और जिन सड़कों की उसने कल्पना की थी वे लोगों, गाड़ियों, खच्चरों से भरी हुई थी। उसने ऊपर अबाबीलों के उड़ते हुए चक्कर लगाते देखा और इन पक्षियों से ईर्ष्या हो रही थी। वे हेरात गए थे। वे उसकी मस्जिदों, बाजारों के ऊपर से उड़े थे। शायद वे जलील के घर की दीवारों पर, उसके सिनेमा घर की सीढ़ियों पर उतरे थे। उसने 10 कंकड़ उठाए और उन्हें 3 स्तंभों में लंबवत व्यवस्थित किया। यह एक ऐसा खेल था जो वह कभी कभी अकेले खेला करती थी, जब नाना नहीं देख रही होती थी। उसने अपने स्तंभ में 4 कंकड़ रखे, खदीजा के लिए, 3 अफसून के बच्चों के लिए और तीसरे स्तंभ में नरगिस के बच्चों के लिए। फिर उसने एक चौथा स्तंभ जोड़ा, एक अकेला 11वां कंकड़। अगली सुबह मरियम ने घुटनों तक आने वाली क्रीम रंग की पोशाक, सूती पतलून और एक गहरे रंग का हिजाब पहना हुआ था। उसके बालों पर उस हिजाब को लेकर थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वह हरा था और उस ड्रेस से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन उसे तो करना ही था। उसके सफ़ेद हिजाब में पतंगों ने छेद कर दिए थे। उसने घड़ी देखी, एक पुरानी हाथ से घुमाई हुई घड़ी थी, जिसके पुदीने के हरे रंग के चेहरे पर काले अंक अंकित थे। मुल्ला फैजुल्लाह की तरफ से एक तोहफा। 9 बज रहे थे। वह यही सोच रही थी कि नाना कहाँ है। उसने सोचा कि वह बाहर जाकर उन्हें ढूंढ ले, लेकिन उसे टकराव और दुखी नज़रों से डर लग रहा था। नाना उस पर विश्वासघात का आरोप लगाएंगी और उसकी गलत महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाएंगी। मरियम बैठ गई। वह समय बिताने के लिए एक झटके में हाथी का चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसा जलील ने उसे बार बार दिखाया था। बैठे बैठे ही उसका शरीर अकड़ गया, लेकिन वह इस डर से लेटी नहीं कि कहीं उसकी पोशाक में सिलवटें न पड़ जाएं। जब आखिरकार 11:30 बज गए तो मरियम ने एक 11 कंकड़ जेब में रख लिए और बाहर चली गई। नाले की ओर जाते हुए उसने नाना को एक कुर्सी पर एक वीपिंग विलो के गुंबददार पेड़ के नीचे छाया में बैठे देखा। मरियम समझ नहीं पाई कि नाना ने उसे देखा या नहीं। नाले के पास मरियम उस जगह पर इंतजार कर रही थी जिस पर उन्होंने एक दिन पहले सहमति जताई थी। आसमान में कुछ धूसर फूल गोभी के आकार के बादल तैर रहे थे। जलील ने उसे सिखाया था कि धूसर बादलों को उनका रंग इतना घना होता है कि उसके ऊपरी हिस्से सूरज की रोशनी को सोख लेते हैं और नीचे की तरफ अपनी परछाई डालते हैं। मरियम, जो तुम यही देख रही हो, उसने कहा था। उसके नीचे का अंधेरा। कुछ समय बीत गया। मरियम वापस कोलबा के पास गई। इस बार वह पश्चिम की ओर खुले मैदान के किनारे से होकर चली गई ताकि उसके पास से ना गुजरना पड़े। उसने घड़ी देखी, लगभग 1 बज रहे थे। वह एक व्यापारी है, मरियम ने सोचा, कुछ तो हुआ है। ऊपर वह नाले के पास गई और कुछ देर तक इंतजार किया। काली चिड़िया ऊपर मंडरा रही थी, घास में डूब रही थी। काली चिड़िया ऊपर मंडरा रही थी, घास में डूब रही थी। उसने तब तक इंतजार किया जब तक उसके पैर अकड़ नहीं गए। इस बार वह कोलबा के पास वापस नहीं गई। उसने अपनी पतलून घुटनों तक ऊपर चढ़ाई, नाला पार किया और जिंदगी में पहली बार पहाड़ी से नीचे हेरात की ओर चल पड़ी। नैना हेरात के बारे में भी गलत थी। किसी ने इशारा नहीं किया, कोई नहीं हंसा। मरियम शोरगुल में भरी भीड़-भाड़ वाली सरू के पेड़ों से सजी सड़कों पर पैदल चलने वाली साइकिल सवारों और खच्चर गाड़ियों की लगातार कतार के बीच चलती रही, और किसी ने उस पर पत्थर नहीं फेंका। किसी ने उसे हरामी नहीं कहा। शायद किसी ने उसकी तरफ देखा हो। वह अप्रत्याशित रूप से, आश्चर्यजनक रूप से यहाँ एक साधारण इंसान थी। कुछ देर तक मरियम एक बड़े पार्क के बीचों बीच, जहाँ कंकड़ पत्थर के रास्ते एक दूसरे को काटते थे, एक अंडाकार तालाब के पास खड़ी रही। आश्चर्य से उसने तालाब के किनारे खड़े खूबसूरत संगमरमर के घोड़ों पर अपनी उंगलियां फिराई और धुंधली आंखों से पानी को निहारा। उसकी नज़र कुछ लड़कों पर पड़ी जो कागजी जहाज़ों पर सवार होकर जा रहे थे। मरियम को हर जगह फूल दिखाई दिए, ट्यूलिप, लिली, पेटूनिया, जिसकी पंखुड़ियाँ धूप में नहा रही थी। लोग रास्तों पर टहल रहे थे, बेंचों पर बैठे थे और चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे।
मरियम को यकीन नहीं हो रहा था कि वह यहाँ है। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। काश मुल्ला फैजुल्लाह भी उसे देख पाते। कितनी हिम्मत है उसकी कि वह उसे ढूंढ लेगी। कितनी बहादुरी। उसने खुद को उस नई जिंदगी के हवाले कर दिया जो इस शहर में उसका इंतज़ार कर रही थी। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें उसके पिता, भाई बहन का साथ। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें वह प्यार करेगी, वह प्यार पाएगी, बिना किसी शर्त या एजेंडे के, बिना किसी शर्म के। वह फुर्ती के साथ पार्क वाली चौड़ी सड़क के पास वापस चली गई। वह चीड़ के पेड़ों की छाया में बैठे चमड़े जैसे चेहरे वाले बूढ़े आदमी विक्रेताओं के पास से गुजरी, जो चेरी के पिरामिडों और अंगूरों के ढेरों के पीछे उसे भाव शून्यता से देख रहे थे। नंगे पांव लड़के कारों और बसों का पीछा कर रहे थे, थैले लहरा रहे थे। मरियम सड़क के कोने पर खड़ी होकर राहगीरों को देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वे अपने आसपास के अद्भुत नज़ारों के प्रति इतना उदासीन कैसे हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके एक घोड़ा गाड़ी के बुजुर्ग मालिक से पूछा कि क्या उसे पता है कि सिनेमा घर का मालिक जलील कहाँ रहता है। उस बुजुर्ग के गाल भरे हुए थे और उसने इंद्रधनुषी धारियों वाला चपन पहना हुआ था। आप हेरात से तो नहीं हैं? उसने मिलनसार भाव से कहा। सब जानते हैं कि जलील कहाँ रहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसने पन्नी में लिपटी हुई एक टॉफ़ी खोली और पूछा, क्या तुम अकेली हो? हाँ, चढ़ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूँगा। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उसने उसे टॉफ़ी दी। उसने कहा कि उसे 2 घंटे से कोई सवारी नहीं मिली है और वह वैसे भी घर जाने की सोच रहा है। जलील का घर रास्ते में ही था। मरियम गाड़ी पर चढ़ गई। वे चुपचाप साथ साथ चल रहे थे। रास्ते में मरियम जो जड़ी बूटियों की दुकानों और खुले दरवाजे वाले छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए, जहाँ खरीदार संतरे, नाशपाती, किताबें, शॉल, यहाँ तक कि बाज भी खरीद रहे थे। चाय की दुकानों के बाहर कालीन से ढके लकड़ी के चबूतरों पर चाय पी रहे थे, के से तंबाकू पी रहे थे। बूढ़ा आदमी एक चौड़ी शंकुधारी पेड़ों से घिरी सड़क पर मुड़ा। उस बीच रास्ते में अपना घोड़ा रोक दिया। लो, लगता है तुम भाग्यशाली हो, डॉक्टर जो। यह उसकी कार है। मरियम नीचे उतरी। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मरियम ने पहले कभी कार नहीं छुई थी। उसने अपनी उंगलियां जलील की कार के हुंड पर फिराई, जो काली चमकदार थी और जिसके पहिए चमचमा रहे थे। उसने मरियम को एक चपटा चौड़ा रूप दिखाई दिया। सीटें सफ़ेद रंग की थी। स्टीयरिंग व्हील के पीछे मरियम ने सुइयां लगे गोल कांच के पैनल देखे। एक पल के लिए मरियम को अपने मन में नाना की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी उम्मीदों की गहरी चमक को बुझा रही थी। कांपते पैरों से मरियम घर के सामने एक दरवाजे पर पहुंची। उसने दीवारों पर हाथ रखे और कितनी ऊंची, कितनी भयावह थी जलील की दीवारें। उसे अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखना पड़ा। दूसरी तरफ से सरू के पेड़ की चोटियां कहाँ उभरी थी। पेड़ों की चोटियां हवा में हिल रही थी और उसने कल्पना की कि वे स्वागत कर रही हैं। मरियम ने अपने अंदर एक गुजर रही निराशा की लहरों के बीच खुद को संभाला। एक नंगे पांव युवती ने दरवाज़ा खोला, जिसके नीचे के होठ के नीचे एक टैटू बना था। मैं जलील खान से मिलने आई हूँ। मैं मरियम हूँ, उनकी बेटी। लड़की के चेहरे पर उलझन के भाव भर आया। फिर उसे पहचान का एहसास हुआ और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसके चारों ओर उत्सुकता भाव था। यहाँ रुको, लड़की ने जल्दी से कहा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ मिनट बीते, तभी एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। वह लंबा, चौड़े कंधों वाला, नींद से उभरी आंखों वाला और एक शांत चेहरे वाला था। मैं जलील खान का ड्राइवर हूँ, उसने बिना रूखेपन के कहा। उसका क्या? उनका ड्राइवर। जलील खान यहाँ नहीं है। मैं उनकी कार देख रही हूँ, मरियम ने कहा। वह ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, वापस कब आएंगे उन्होंने नहीं बताया। मरियम ने कहा, वह इंतज़ार करेगी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मरियम बैठ गई और अपने घुटनों को छाती से लगा लिया। शाम हो चुकी थी और उसे भूख लग रही थी। उसने गाड़ी ड्राइवर की टॉफ़ी खा ली। थोड़ी देर बाद ड्राइवर फिर बाहर आया। तुम्हें अब घर जाना होगा, उसने कहा। 1 घंटे से भी कम समय में अंधेरा हो जाएगा। मुझे अंधेरे की आदत है। ठंड भी हो जाएगी। क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ? मैं उसे बता दूंगा कि तुम यहाँ थी। मरियम ने केवल उसकी ओर देखा। तो फिर मैं तुम्हें एक होटल में ले चलता हूँ, तुम वहाँ आराम से सो सकती हो।
और सुबह देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। मुझे घर में आने दो। मुझे ऐसा न करने की हिदायत दी गई है। देखिए, कोई नहीं जानता कि वह कब वापस आएगा। इसमें कई दिन लग सकते हैं। मरियम ने अपनी बाहें पार कर ली। ड्राइवर ने आह भरी और उसके हल्के से तिरस्कार को देखा। वर्षों से मरियम के पास यह सोचने के लिए पर्याप्त अवसर होते थे कि अगर उसने ड्राइवर को कोलबा वापस जाने के लिए दिया होता तो क्या होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जलील के घर के बाहर रात बिताई। उसने आसमान को काला होते और पड़ोस के घरों के सामने एक परछाइयों को घिरते हुए देखा। टैटू वाली लड़की उसके लिए रोटी और चावल की एक प्लेट लाई, जो मरियम ने कहा कि उसे नहीं चाहिए। लड़की ने उसे मरियम के पास छोड़ दिया। समय समय पर मरियम को सड़क पर कदमों की आहट, दरवाजे खुलते और धीमे से अभिवादन सुनाई देता। बिजली की बत्तियां जल उठती और खिड़कियां मंद मंद चमक उठती। कुत्ते भौंकते। जब वह भूख को और नहीं सह पाई तो मरियम ने चावल की प्लेट और रोटी खा ली। फिर उसने बगीचों की झींगुरों की चहचहाट सुनी। ऊपर बादलों के फीके चांद के पीछे एक सरक रहे थे। सुबह उसे झकझोर कर जगाया गया। मरियम ने देखा कि रात में किसी ने उसे कंबल से ढक दिया था। यह ड्राइवर था जो अपना कंधा हिला रहा था। बस बहुत हो गया, तुमने तो हंगामा मचा दिया है, अब जाने का समय हो गया है। मरियम उठ बैठी और आंखें मलने लगी। उसकी पीठ और गर्दन में दर्द हो रहा था। मैं उसका इंतज़ार करूंगी, मेरी तरफ देखो, उसने कहा। जलील खान कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें अभी वापस ले जाना है। अभी, समझ रही हो? जलील खान कह रहे हैं। उसने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे कहा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मरियम ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ड्राइवर ने आह भरी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। चलो मरियम उठी और उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन फिर आखिरी पल में उसने दिशा बदली और सामने गेट की तरफ दौड़ी। उसने महसूस किया कि ड्राइवर की उंगलियां उसके कंधों को थामने के लिए झटपटा रही हैं। उसने उसे छोड़ दिया और खुले गेट से तेजी से बाहर निकल गई। जलील के बगीचे में बिताए गए चंद सेकंडों में मरियम की आंखों ने एक चमचमाती कांच की संरचना देखी, जिसके अंदर पौधे थे। लकड़ी की सलाखों में चिपकी अंगूर की बेलें, पत्थरों के स्लेटी टुकड़ों से बना एक मछली घर, फलों के पेड़ और हर जगह चटक रंग वाले फूलों की झाड़ियाँ। उसकी नज़र इन सब पर सरसरी तौर पर पड़ी। तभी उसने बगीचे के उस पार ऊपर की खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा बस एक पल के लिए, एक कौंध के लिए, लेकिन काफ़ी देर के लिए था। इतनी देर के लिए कि मरियम उसकी आंखें चौड़ी और मुंह खुला हुआ देख सके। फिर वह अचानक नज़र से ओझल हो गया। एक हाथ प्रकट हुआ और उसने बेतहाशा एक डोरी खींची। पर्दे गिर गए। तभी कुछ हाथ से उसकी बगलों में धंसे और कुछ जमीन से उठा लिया। मरियम ने लात मारी। उसकी जेब से कंकड़ गिर गए। मरियम लात मारती रही और रोती रही। जब उसे कार तक ले जाया गया और पिछली सीट के ठंडे चमड़े पर लिटा दिया गया, ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए थामे सांत्वना भरे स्वर में बोल रहा था। मरियम ने उसकी बात नहीं सुनी। पूरी यात्रा के दौरान जब वह पिछली सीट पर उछल कूद कर रही थी तो वह रो रही थी। ये आंसू दुख के थे, क्रोध के थे, निराशा के थे, लेकिन ज़्यादातर एक आंसू गहरी गहरी शर्मिंदगी की। उसने कितनी बेवकूफ़ी से खुद को जलील के हवाले कर दिया था। कैसे वह इस बात पर परेशान थी कि कौन सा कपड़ा पहने। बेमेल हिजाब को लेकर यहाँ तक कि पैदल चलकर आई, जाने से इनकार करती रही, आवारा कुत्तों की तरह सड़कों पर सो रही थी। और उसे इस बात पर भी शर्म आ रही थी कि उसने अपनी माँ की उदास निगाहों, उसकी सूजी हुई आंखों को कैसे नज़रअंदाज कर दिया था। नाना, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी, शुरू से ही सही थी। मरियम ऊपर वाली खिड़की में उसके चेहरे के बारे में सोचती रही। उसने उसे सड़क पर सोने दिया। सड़क पर मरियम लेटी लेटी रोई। वह बैठी नहीं, किसी को दिखाई नहीं देना चाहती थी। उसने सोचा कि सुबह हेरात के सभी लोगों को पता चल गया होगा कि उसने खुद को कितना बदनाम किया है। काश मुल्ला फैजुल्लाह यहाँ होते तो वह अपना सिर उनकी गोद में रखकर उन्हें दिलासा दे पाते। थोड़ी देर बाद सड़क उबड़ खाबड़ हो गई और कार का अगला हिस्सा ऊपर की ओर मुड़ गया। वे हेरात के गुल दमन के बीच की चढ़ाई वाली सड़क पर थे। मरियम सोच रही थी कि वह नाना से क्या कहेगी, माफ़ी कैसे मांगेगी, अब नाना का सामना कैसे करेगी। गाड़ी रुक गई और ड्राइवर ने उसे बाहर निकलने में मदद की। तुम पैदल ले जा सकती हो, उसने कहा। उसने उसे सड़क पार कराकर पगडंडी तक ले जाने दिया। रास्ते में हनीसकल के पौधे उग रहे थे और दुधिया घास थी।
मधुमक्खियाँ टिमटिमाते जंगली फूलों पर भिनभिना रही थी। ड्राइवर ने उसका हाथ थाम लिया और उसे नाला पार कराने में उसकी मदद की। फिर उसने उसे छोड़ दिया और वह बात कर रहा था कि कैसे हेरात की प्रसिद्ध 120 दिन की हवाएं जल्द ही चलने लगेंगी, सुबह से शाम तक, और कैसे रेत की मक्खियाँ खाने के लिए बेताब हो जाएंगी। फिर अचानक वह उसके सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों को ढकने की कोशिश करते हुए, उसे उसी तरह पीछे ढकेलते हुए जैसे वह आई थी, और कह रही थी, वापस जाओ, नहीं अभी मत जाओ, मुड़ो, वापस जाओ। लेकिन वह काफ़ी तेज़ नहीं था। मरियम ने देखा, हवा का एक झोंका आया और रोते हुए पेड़ों की झुकी हुई शाखाएं अलग हो गई, विलो को पर्दों की तरह ढक दिया, और मरियम को पेड़ के नीचे क्या था इसकी एक झलक मिल गई। सीधी पीठ वाली कुर्सी उल्टी हुई, एक ऊंची डाल से रस्सी लटक रही थी, नाना उसके सिर पर लटक रही थी। सो ये चैप्टर 5 एंड होता है और अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का देखेंगे।